एक लेडी कलेक्टर अपने काफिले के साथ आती है और एक झोपड़ी नुमा घर में जाती है। उसके सामने खड़े होकर एक जो मौलवी है उसको अब्बू जान के बुलाती है। जो मौलवी साहब हैं वो अचंभित होकर उसको देखते हैं, ये लड़की कौन है और मुझे ये इतने सारे काफिले के साथ पुलिस वालों के साथ ऐसे क्यों आई है। तो उसको थोड़ा सा डर सा महसूस होता है। उसके बाद फिर वो देखता है कि ऐसे मुझे अब्बू क्यों बुलाई। तो वो बोलता है, बेटी तुम कौन हो और मुझे अब्बू क्यों बुला रही हो, जबकि मेरी तो कोई औलाद ही नहीं थी। तो फिर तुम कौन हो। वो जो कलेक्टर है जो लेडी कलेक्टर वो बोलती है, अब्बू तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं शिवानी शर्मा। शिवानी शर्मा। वो थोड़ा दिमाग पे जोर डालता है क्योंकि वृद्ध था वो। तो वो उसको ना थोड़ी धुंधली यादें आती है। उसके बाद फिर वो देखता है, अच्छा 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 शिवानी शर्मा, अच्छा अच्छा। नमस्कार दोस्तों, आपका क्राइम डिटेक्टर में स्वागत है। और इससे पहले कि ये कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज यार वीडियो देख लेते हो, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत बात है आपकी। जैसे ना आपको है ना फिर हमारे ऊपर ये भरोसा नहीं है। प्लीज यार विश्वास करो, आपको ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस और ऐसे जो ऐसी रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी जिससे कि आप और हम दोनों प्रोत्साहित हो और समाज को नई दिशा दिखाएं। प्लीज यार लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना, कम और कमेंट में करना आप कहाँ से देख रहे हो और ये वीडियो कैसी लगी आपको, चाहे अच्छी हो बुरी हो, कमेंट जरूर करना। ठीक है। ये कहानी है ये यूपी की और जिला आगरा आगरा के आसपास गांव है। तो उसमें ये कहानी है, एक एक कपल होता है जो माँ बाप होते हैं, उसके एक बेटी जन्म वो ले जाते हैं। जो ईश्वर चंद्र शर्मा है उसका नाम, और उसकी वाइफ वो सविता। वो उसके प्रेगनेंसी के दौरान वो फिर उसके दर्द होता है तो उसको है ना फिर अस्पताल में ले जाता है ईश्वर चंद्र शर्मा, और उसको है ना फिर वहाँ पर अस्पताल में भर्ती करता है। वहाँ पर जाकर वो फिर जब डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि आप क्या ना हम एक चीज बचा सकते हैं, ये वो बच्चा, जच्चा या बच्चा, बताओ किसको बचाना है। लगे सके मुझे दोनों चाहिए। क्या दोनों नहीं, कंडीशन ऐसी हो गई है कि आपको ने फिर एक ही को जीवन बचा सकते हैं, क्योंकि है ना उसके जो पेट में है ना थोड़ा वो जहर फैल रहा है और जल्दी से बताओ क्या करना क्या नहीं करना। बोला कि मुझे है ना अपनी वाइफ चाहिए। अब डॉक्टर बोलते हैं कि देख लो। वो कहते हैं नहीं मुझे वाइफ चाहिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। बच्चे होते रहेंगे, अगर वाइफ रही तो बच्चे अपने आप होते रहेंगे। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। वो बच्चे को डिलीवरी करते हैं, उसके दौरान ही है ना उसकी जो वाइफ है उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि है ना वो जहर उसके शरीर में फैल चुका था। हालांकि उसके जो बच्चे का है ना वो थोड़ा बच गया था, उसके जो जहर फैलने से थोड़ा बच गया था। अगर वो थोड़ा टाइम और हो जाता तो वो भी जहर उसके अंदर फैल जाता। तो उसको बच्चे को बचा लिया जाता है। उसको फिर आईसीयू में रखते हैं। आईसीयू में फिर एक दो दिन रखा। फिर जब वो उसके दौरान वो फिर उसका बाप जो बोलता है ईश्वरचंद बोलता है कि क्या हुआ है, लड़की हुई कि लड़का हुआ है, क्या हुई तो लड़की है तो कोई बात नहीं, पर मेरी जो वाइफ है वो कैसी है। वो बोले कि हम उसको नहीं बचा सके, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। वो काफी टूट चुका होता है। वो तो समझ नहीं आ रहा कि अब मैं इसको बच्ची को है ना कैसे पालूंगा, कैसे बड़ा करूंगा, अपने आप को संभालूं या इसको संभालूं। तो वो काफी हताश हो जाता है। उसका होता है फिर वो कहता है कि यार मैं क्या करूँ, हे ईश्वर मुझे है ना मेरा नाम भी ईश्वर रख दिया पर मैं है ना ईश्वर नहीं हूँ। मुझे है ना अभी जो था इसको जीवन देने वाली वो तो चले गई, पर इसको है ना अब जो मेरे हवाले छोड़ के गई है, तो मुझे इसको संभालने की शक्ति देना और अपने आप को भी संभालने की शक्ति देना।
ऐसे सोच के वो अपने भारी मन से अपने घर आ जाता है और उसको है ना पालन पोषण करता है। जब भी वो काम पर जाता था तो उसको साथ ले जाता था, वहीं पर उसका पालना था, पालने में उसको दिलाता, काम करता वहाँ पर, कंपनी में काम करता था, तो प्राइवेट कंपनी में, तो वहीं दुलाता वहीं काम करता रहता। उसके लोग बाग देखकर हैरान हो जाते थे कि क्या क्या है, भगवान की विडम्बना है कि बाप भी ये माँ भी ये और यहाँ पर ऐसे इसको भी संभाल रहा है और बच्ची को भी संभाल रहा है, खुद को भी संभाल रहा है। तो उसको है ना काफ़ी मदद करते थे लोग बाग भी उसको। तो फिर थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बच्ची बड़ी होती जाती है, उसका फिर पालन पोषण अपने हर तरह से करता हो, माँ का भी प्यार देता है, बाप का भी प्यार देता है, उसको किसी तरह से ना कोई कमी महसूस नहीं होने देता कि उसकी माँ का है। फिर वो जब पढ़ने लिखने लायक हो जाती है तो उसको एडमिशन करा दिया जाता है उसका, और उसके बाद फिर स्कूल में जाती है और आप अच्छे भली पढ़ाई में वो होशियार थी वो लड़की, पढ़ाई में वो अच्छा, यानी हर चीज़ में है ना, हर सब्जेक्ट में वो टॉप करती थी। इसी तरह वो उसने 10वीं पास करी, 10वीं में उसने अपने स्कूल में टॉप किया। तो उसका बाप जो है ना वो काफ़ी प्रसन्न हुआ और उसके जो टीचर्स वगैरह ये भी काफ़ी प्रसन्न हुए, और उसने कहा कि इसको है ना बड़ा होकर मैं है ना, ये बड़ी हो जाएगी तो उसको बड़ा आदमी बनाऊंगा। उसका ये सपना था। जब वो एक दिन अचानक क्या होता है कि वो जब रोड क्रॉस कर रहा होता है तो उसके अंदर एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहाँ उसकी डेथ हो जाती है। अब फिर बाद में वो घर में जब देखते हैं, सबको खबर मिलती है, सब आस पड़ोस में रिश्तेदारों में सब आते हैं, तो वो बच्ची कुछ समझ नहीं पाती कि मेरे साथ हो क्या रहा है, तब मैं क्या करूँ। वो काफ़ी टूट चुकी होती है। उसके बाद फिर वो जब बच्चे रिश्तेदार को देखते हैं कि अब इसका क्या करें, जब उसका संस्कार कर देते हैं उसके बाद वो सब सलाम मिश्रा करते हैं, तो ले जा तू ले कर ले, कोई लड़का होता तो मैं रख लेता, ये लड़की को कौन संभालेगा, मेरे बहुत खर्चे हैं, मेरे ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे करके ना वो टालते हैं कि इसको बोझ को कौन ले। सामाजिक जो वो होती है ना, वो काफ़ी बुरी होती है। सामाजिक मर्यादाएं जो है, मर्यादाएं अपने आप ही बनती है, इंसान बनाते हैं। तो उसमें है ना लड़का लड़की का भेदभाव उत्पन्न हो जाता है और उसमें फिर लड़की का कोई स्थान नहीं रहता। तो वो फिर ऐसे ही ना वो बुआ बोलती है, अपने मन में सोचती है उसकी जो बुआ है लड़की की, यानी कि उसके ईश्वर चंद की बहन, वो सोचती है वो कि मेरे घर पे है ना, मैं काम करती हूँ, मैं थक जाती हूँ, मेरे कोई काम करने वाला भी नहीं है, मैं थक जाती हूँ, क्यों ना मैं इसको ले जाऊँ और मैं इसको अपने घर में रख लूँ, लोगों का वो भी हो जाएगा एहसान कि कितनी अच्छी है इसकी बुआ, पाल भी पोस रही है, इसका इसकी जिम्मेदारी ले ली उसने, तो ले जाती है ऐसा सोच के। पर वो सो नहीं करती किसी को कि मैं क्या सोच रही हूँ अंदर, वो खुद खुशी खुशी ले जाती है कि मैं पाल रही हूँ। अब ले तो जाती है, पर वो क्या होता है कि जब घर पे ले जाती है उसको, अब सारा काम धंधा करवाती है उससे, पढ़ाई के नाम पर बोलती है, तो उसकी जो बुआ है वो बोलती है तू बड़ी होकर कौन सी कलेक्टर बनेगी, बैठी रहे घर में झाड़ू पोछा कर और पत्ते मंडे भांडे बाद, तो बड़ी होएगी ना, जब शादी हो जाएगी वहां पर भी तू ऐसे ही करेगी, क्या फायदा तेरा पढ़ाई लिखाई का, कोई मतलब नहीं। ऐसे करके उसको ना चुप करा देती थी। वो कसमसा के रह जाती थी जो शिवानी है, वो बोली कि क्या करूँ। पर उसने जो एक बात पढ़ ली कि तू बड़ी होकर क्या कलेक्टर बनेगी, तो वो ये सोचती है कि बड़ी होकर कलेक्टर, यानी कि जो कलेक्टर पद है वो काफी बड़ा होता है, तो ये उसके मन में बैठ जाता कि अब मैं कलेक्टर बन के ही दिखाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए कैसे भी हो। और फिर वो क्या करती है, बर्तन भांडे बांधती है, कपड़े लत्ते करती है, पर स्कूल नहीं जा पाती। वो उसके मन में ना टीस सी पैदा होती है कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा पा रही। और जब स्कूल का नाम लेती थी वो उसकी बुआ मारती थी, उसकी पीटती थी, उसको रोटी पानी भी ऐसे तो ऐसे देती थी, कभी खा देती कभी नहीं देती, ऐसे करती थी वो अंदर से टूट चुकी होती है क्योंकि उसने अपने माँ बाप को खो दिया था। अब यहाँ पर आई बुआ के, तो बुआ ने भी ऐसे बर्ताव शुरू किया कि वो उसका मन है ना एक हिसाब से ना वो सोचती थी कि मैं मर जाऊँ तो अच्छा ही है। पर उसकी एक वो जो थी ना मन में लालसा, वो जो उत्पन्न हो गई थी, तो क्या बड़ी होकर कलेक्टर बनेगी, वो है ना उसको जोर देती थी जीने की,
ये उत्साह करती थी। वो सोच के फिर एक दिन क्या हुआ कि जब जो उसकी बुआ है वो अपने पड़ोस में ही है ना चली जाती है, उसके वहाँ पर शादी हो रही होती है पड़ोस में, तो वहाँ वो चली जाती है और उसके जो घर परिवार वाले वो चले जाते हैं। वो कहते हैं कि तू भी चल। बोले कि नहीं, मैं उसके पास कपड़े नहीं थे ढंग की, जो क्या करती जाकर, तो बोले कि नहीं मैं यहाँ पर करते हैं साफ सफाई कर लूँगी, तुम जाओ। ऐसा करके वो उनको भेज दिया, बुआ को और फूफा को, जो बच्चे हैं उनको भेज दिया। और पीछे से उसको एक मौका मिल गया। वो सोचिएगा अगर ऐसा मौका फिर कभी आएगा नहीं, क्यों ना मैं यहाँ से निकल जाऊँ और यहाँ से अपनी अपने जो मन की है वो पूरी करूँ। वो फिर वहाँ से है ना अपना जो कपड़े लेते होते तो कुछ नहीं है, पर वो जो भी जो होते हैं उसके कपड़े लेते वो लेकर वहाँ से निकल जाती है, यानी कि भाग जाती है। वहाँ से भागकर वो स्टेशन पे पहुँच जाती है, रेलवे स्टेशन पे। वहाँ पर पहुँचकर वो ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में बैठ जाती है, पर उसके जो सामने है ना 3-4 लड़के हो रहे जो बैठे होते हैं सामने, वो उसको घूर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि यार ये अकेली लड़की है, कोई इसके साथ में भी नहीं है, तो वो कुछ और ही प्लान बना रहे होते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, वो फिर उसको घुसर फुसर कर रहे होते हैं आपस में जो लड़के हैं। वो लड़की भाग जाती है कि ये इनके जो इरादे हैं ना खतरनाक है। वो फिर क्या करती है, जैसे ही अगला स्टेशन आता है वो उतर जाती है, पर उसके साथ साथ वो जो लड़के भी है ना वो भी उसके साथ उतर जाते हैं। उस टाइम थोड़ा बहुत रात हो चुकी होती है, तो किसी तरह ना वो रात को उनसे बजते बजाते वो वहाँ से निकल जाती है। और रास्ते में है ना एक मस्जिद पड़ रही है, जो मस्जिद है वो वहाँ पर उसको दिखती है कि वो फिर क्या करती है, वो तुरंत ना मस्जिद के अंदर घुस जाती है। अब मस्जिद में जाकर अंदर है ना कोने में दुबक कर बैठ जाती है। अब लड़के ना बाहर थोड़ा वो रहते हैं कि हम अंदर जाएं या ना जाएं, वो ऐसा सोच के बाहर ही खड़े रहते हैं। अब क्या करते हैं वो फिर वो जब देखते हैं कि सुबह होगी ना, जब सुबह तो निकलेगी ना, तब पकड़ लेंगे उसको। तो वो भी वहाँ पर बैठे होते हैं। अब जैसे ही वो फिर मौलवी साहब आते हैं अजान करने के लिए, जो सुबह की अजान होती है 5 बजे की, तो वहाँ पर आते हैं और फिर देखते हैं कि जो और तो ध्यान नहीं था, किसी एक का ध्यान जाता है, मौलवी साहब जो वृद्ध होता है उसका ध्यान जाता है। वो देखता है कि ये कौन है। वो उसके पास जाती है कि बेटा तू यहाँ कैसे, अरे ऐसे दुबक्के के बैठी हुई है, क्या बात है। फिर वो सारी बात बता देती है, कैसे मेरे पीछे है ना लड़के लगे हुए हैं और ऐसी ऐसी बात है, वो सारी बता देती है। तो फिर क्या करते हैं वो जो वो मौलवी साहब जो है वो वहाँ पर जाकर उसको डराते धमकाते हैं। तो वो देखते हैं कि यार ये तो जो लड़के हैं वो देखते हैं यहाँ तो बेकार है, कोई और भी होंगे इसमें मस्जिद में, वो भी फिर कहीं ऐसा कि लफड़ा हो जाए, बेकार में मारे जाए, ऐसे सोच के वो चले जाते हैं। और फिर वो लड़की वो उसको कहती है कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेली हूँ, मुझे एक सहारा चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ क्या ना करूँ। अब मैं अल्लाह के इसके ऊपर वाले के दरबार में आई हूँ, तो मुझे यहाँ पर आसरा जरूर मिलेगा। बोले फिर जो मौलवी साहब होते हैं वो कहते हैं बेटी यहाँ तो मुश्किल है, तुम ऐसा करो, मैं और मेरी पत्नी रहते हैं, बूढ़े आदमी है, हमारा भी कोई सहारा नहीं है, और जो बच्चे हैं वो हमें छोड़ के चले गए, अपने अपने रास्ते चले गए, अपने घर बसा लिए, हम दोनों मियाँ बीवी है, हमारा कोई नहीं है, किसी तरह रह गुजर करते हैं। हम भी ऊपर वाले के भरोसे बैठे हैं और उन्हीं के भरोसे अपना जीवन चला रहे हैं। तो तू भी आ हमारे साथ आ जा, तुझे कोई वो दिक्कत नहीं होगी और हमें भी सहारा मिल जाएगा। बोले ठीक है। उसको लिया वहाँ पर मौलवी साहब जो है ले आते हैं शिवानी को, वहाँ पर उसका पालन पोषण करते हैं। वो कहती है, उसको अबू बोलती है वो कि अबू मुझे है ना पढ़ना है। बोले अच्छा बेटा तुझे पढ़ना है। फिर वो उसका देखती है कि तू कितनी पढ़ी लिखी है, मैं 10वीं पास और टॉप की हुई हूँ स्कूल में। वो खुश हो जाता है कि अच्छी बात है, तो बड़ी होशियार है, उसको तो पढ़ाना चाहिए आगे। तो फिर आगे उसको पढ़ाने के लिए वो जो कस्बा ऐसा टाइप का होता है, वो गांव टाइप, ये कस्बा मतलब गांव ना कस्बा ऐसे था। तो वो फिर क्या करता है, उसको एडमिशन करवा देता है उसका स्कूल में, जो पास भी होता है स्कूल, वो 12वीं तक ही होता है। वो फिर 12वीं पास कर तो वहाँ पर कर लेती है। वो फिर क्या करती है, 12वीं पास तो कर लेती है, लेकिन आगे की पढ़ाई कैसे करे, ये सोच के वो थोड़ी सहम जाती है कि मैं आगे कैसे जाऊँ। आगे जाने के लिए फिर शहर जाना पड़ेगा मुझे।
वो फिर अब्बू को कहती है कि अब्बू जान मैं क्या दूँ? बोले कि नहीं बेटा तू जा पढ़, अगर तुझे पढ़ना है कुछ बनना है तो जा, हम तुम्हारे साथ हैं, और कोई भी बात हो हमें बता देना, ये तू जा शहर। वो शहर आ जाती है, वहाँ पर वो उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वो उसने वहाँ पर, लेकिन इस दौरान है ना वो क्या करती थी, वो ट्यूशन पढ़ाती थी, यानी जो वहाँ पर जहाँ पर रहती थी किराए पर मकान पर, वो अपने अब्बू पर है ना ज़्यादा वो भार नहीं देना चाहती थी, इसलिए ना वो पढ़ाती थी बच्चों को, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उनको पढ़ाती थी, इससे उसका खर्चा भी निकल जाता था, और उसको जो टाइम मिलता था ना वो उस दौरान वो पढ़ती भी थी। और फिर क्या होता कि क्या करते, पढ़ाई के दौरान उसको काफ़ी मदद मिली, जो है तो पढ़ाई की हुई, तैयारी हुई, बच्चों की भी तैयारी हुई, उस खुद की भी तैयारी हुई, तो उसने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। और फिर बाद में वहाँ पर है ना ग्रेजुएशन पूरा करते करते उसने यूपीएससी की तैयारी कर ली थी, और वो वहाँ पर उसने एग्ज़ाम दिया यूपीएससी का, यूपीएससी में अच्छी उसकी रैंक आई, उसने इंटरव्यू वगैरह सब अच्छा, उसने पोजीशन पाई, टॉप 10 में पोजीशन पाई उसने। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको है ना फिर कलेक्टर का पोस्ट मिली, जो कलेक्टर की पोस्ट है वो मिली उसको। अब वो फिर जाती है, और उसको जो पोस्टिंग होती है वहाँ जाती है, वहाँ पर उसको जो पोस्टिंग होती है उसके बाद वो ना, ऐसे तो उसके सरकारी बंगला था, गाड़ियाँ थी, सब कुछ था, नौकर चाकर वगैरह मिलते थे। इनको जो जो टॉपर होते हैं और जो यूपीएससी के और जो आईएएस आईपीएस और आईएफएस बनते हैं उनको सारी सुविधाएं मिलती है सरकार की तरफ से, वैसे उसको भी मिली हुई थी। पर एक मन में उसकी चीज थी कि मेरे साथ है ना मेरा अपना कोई नहीं है। अचानक उसको फिर उसकी याद आती है अपने अब्बू की, वो वहाँ पर जाती है अपने लाव लश्कर के साथ। सारे गांव वाले देखते हैं कि ये कौन है, क्योंकि वो ना जब 12वीं तक ही पढ़ी थी, उसके बाद फिर वो बड़ी हो जाती है तो फिर आती है तो फिर सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि कौन है, थोड़ा बदलाव हो ही जाता है। तो फिर देखते हैं, और मौलवी साहब भी है ना पहचान नहीं पाते, तो उसको फिर देखते हैं, बताती है सारी बातें कि मैं शिवानी हूँ, मैं आपके साथ रही। बोले अच्छा अच्छा बेटा, तो तुम अब यहाँ पर कैसे हो, कहाँ हो, सारी उसने बताई कि मैं कलेक्टर बन गई हूँ आपके आशीर्वाद से, और मैं आपको ले जाना चाहती हूँ। बोले कि बेटा हम क्या करेंगे जब वहाँ जाकर, हम हमें तो यही सही है कि नहीं अबू, हमें मेरे साथ चलो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप मिले, मैंने अपने माँ बाप को बचपन में खो दिया, अब आप मिल रहे हो तो मुझे ना बेसहारा मत छोड़ो, तो आप मेरे साथ चलो। फिर ठीक है बेटा, फिर वो दोनों मियाँ बीवी तैयार हो जाते हैं, उसके साथ चले जाते हैं वहाँ पर, फिर वो उसके साथ रहने लग जाते हैं अच्छे, मतलब कि माँ बाप की तरह वो रखती है अपने पास, उसकी सेवा पानी करती है, कोई चीज़ किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। अपने उसी में उसी कैटर में उसने अपने एक जो जो वो भी आया था उससे उससे शादी कर ली। वो फिर उसने एक कंडीशन रखी कि मैं तभी शादी करूंगी जब मेरे माँ बाप को तो एक्सेप्ट करेगा, और उसने सारी बात वृतांत सुना दी, सारी बचपन से लेकर अब तक की सारी उसने सारी बातें बता दी। तो वो भी भावुक हो गया कि का काफ़ी तुमने संघर्ष किया है, और जीवन को है ना जीने में तुमने जो जिज्ञासा उत्पन्न करी है वह काबिल काबिल तारीफ है। और साथ में इनके जो इन्होंने तुम्हें है ना कौन क्या कैसे कोई देखा नहीं, और तुमने भी देखा नहीं कि ये कौन है क्या है, फिर भी है ना तुमने अपना जज्बा दिखाया, और इन्होंने इंसानियत का जज्बा दिखाया, तो ये भी मेरे हाथ से माँ बाप है। तो उसने भी जो जो उसका होने वाला हस्बैंड था उसने वो भी काफ़ी खुश हुआ कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिली जो है ना जीवन को जानती है, अपने 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 पराये को जानती है, और जो एक दूसरे के प्रति है ना सहानुभूति रखती है, मुझे काफ़ी पसंद आई। तो वो उसने अपने उसी को है ना फिर वो भी वहाँ पर उसके माँ बाप थे वो तो वहाँ दूर रहते थे, जो लड़का था, और वो उसने है ना उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये भी मेरे माँ बाप हैं, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारे साथ रहेंगे। और उनका भी जीवन काफ़ी खुशहाल जीवन व्यतीत हो रहा हुआ भी। और आपको ये कहानी कैसी लगी?
हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम किसी की ठेस पहुँचाएं। हमारी कहानी कहने का और जो घटनाएं होती है समाज में जो घटित होती है उसी के ऊपर हम प्रकाश डालते हैं, और वो उसकी जो अच्छाई बुराई होती है वो हमारा बताना फर्ज होता है। अच्छाई बताएं, बुराई बताएं, वो आपके ऊपर है कि ये अच्छी थी, बुरी थी। आप इससे क्या सबक हमने अपने समाज में रहकर हमने क्या सबक सीखा, और हम इसके प्रति किसके जवाबदेही है, जिम्मेदारी है हमारी। ऐसे घटनाओं से हमें, इतिहास से हमें ना प्रेरित होकर हमें वर्तमान को सुधारना है और भविष्य को सुधारना है। थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।